मार्को, व्हाट एन एब्सोल्यूट रैम्पेज। और अगर इस रैम्पेज को तुमने अभी तक थिएटर में एक्सपीरियंस नहीं किया है तो कर लो, और अगर कर चुके हो तो वेलकम टू द स्पॉइलर टॉक वीडियो। अब ऑलरेडी मार्को मुझे काफी हैरान कर चुकी थी, लेकिन थोड़ी और हैरानी मुझे तब हुई जब मैंने मार्को के रिव्यू वाली वीडियो में अनिल धनवर ने कमेंट किया कि भाई तूने भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं देखा ना। एंड आई वाज लाइक व्हाट, पोस्ट क्रेडिट सीन भी था? एंड आई एम श्योर कि तुम में से भी बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा। अब मैं जिस थिएटर में गया था वहां जैसे ही क्रेडिट्स रोल हुए उन्होंने फिल्म को बंद कर दिया। यूट्यूब पर भी कोई क्लिप्स नहीं थी, ना ही कहीं पे कोई ऐसी बात हो रही थी इसको लेकर। तो मुझे बहाना मिल गया एंड मैं फिर से पहुंच गया कल यानी कि 1 जनवरी को मार्को थिएटर में देखने। रीजन 1, मुझे फिर से ये फिल्म देखनी थी, एंड रीजन 2, मुझे ये पोस्ट क्रेडिट सीन जानना था कि आखिर था क्या। इस बार मैं दूसरे थिएटर में गया था एंड टर्न्स आउट कि इट वाज ट्रू, देयर वाज अ पोस्ट क्रेडिट सीन। अब देखो, मार्को अपने आप में एक कंप्लीट फिल्म है एंड आई एम ग्लैड कि भाई स्टोरी को आधा नहीं किया किसी दूसरे पार्ट के लिए। ये फिल्म अपने आप में कंप्लीट है पहले पार्ट में, लेकिन फिल्म के एंड में ये जो छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन आता है ये इस फिल्म को ओपन एंडेड छोड़ता है और एक सीक्वल की पॉसिबिलिटी भी क्रिएट करता है। और फर्दर रिसर्च और थोड़े से इंटरव्यूज देखने के बाद मुझे पता चला कि उन्नी मुकुंदन इज एक्चुअली प्लानिंग टू एक्सपैंड मार्को इनटू अ सीरीज व्हिच मेक्स दिस पोस्ट क्रेडिट सीन वाइटल। तो फिल्म के बारे में, इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में और मार्को के फ्यूचर की पॉसिबिलिटी क्या है, इसके सीक्वल में क्या क्या हो सकता है, उन सब के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द पता है कब होता है? तो एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर बात करने से पहले एक बार मार्को के प्लॉट और उसके वर्ल्ड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। तो फिल्म की स्टोरी बेस्ड है केरला में, जहां पर जॉर्ज डी पीटर जो कि अदादू फैमिली का डिसेंडेंट है, केरला का सबसे बड़ा गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट चलाता है, जिसको उसके दादाजी लॉर्ड मार्को ने एस्टैब्लिश किया था एंड उसके पिताजी पीटर डी मार्को ने एक्सपैंड किया था। जॉर्ज डी पीटर का एक भाई और एक बहन भी है, विक्टर और एंसी, लेकिन इनका एक अडॉप्टेड भाई भी है मार्को, जो कि जॉर्ज के पिता पीटर के राइट हैंड मैन साइमन का बेटा था। और साइमन को किसी ने जान से मार दिया था, जिसके बाद से पीटर ने उसके बेटे को अडॉप्ट किया और अपने पिता लॉर्ड मार्को का नाम दिया मार्को। एज अपोज टू हिज सिबलिंग्स, मार्को इज अ वेरी हाइपर एग्रेसिव पर्सन जो कि हमेशा वायलेंस की तरफ रिजॉर्ट करता है। और बहुत लोगों का ऐसा कहना है इंटरनेट पे कि भाई मार्को इतना वायलेंट क्यों है, इसके पीछे कोई प्रॉपर बैक स्टोरी नहीं है एंड वी जस्ट हैव टू अज्यूम कि भाई मार्को वायलेंट है। लेकिन अगर बहुत ध्यान से इस फिल्म के ओपनिंग सीक्वेंस को देखो तो हमको इस चीज का जवाब मिल जाता है, जहाँ इमेजेस के थ्रू हमें दिखाया जाता है कि साइमन की कोई हत्या कर देता है एंड जब पीटर डी मार्को वहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि साइमन का बेटा जो कि एक छोटा बच्चा है अभी, उसने साइमन के कातिल को बेरहमी से मार दिया, जिसके बाद वो उसके बेटे को अडॉप्ट करता है एंड मार्को नाम देता है। अब एक 13 से 14 साल का बच्चा अगर किसी को ऐसे जान से मार दे तो ये एविडेंट है कि भाई उसके अंदर वायलेंट टेंडेंसीज डेवलप होंगी। जॉर्ज पीटर के सिंडिकेट में उसके कई पार्टनर्स भी हैं, जिसमें प्राइमरीली हमें दिखाया गया है टोनी आइजैक को, जिसके 2 बेटे हैं, रसल आइजैक और साइरस आइजैक, और साइरस एक अडॉप्टेड बेटा है उसका। तो केओस तब शुरू होता है जब विक्टर का दोस्त वसीम मारा जाता है एंड उसको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि रसल होता है। एंड रसल ने वसीम के भाई तारिक के कहने पर ही उसका मर्डर किया होता है, क्योंकि रसल और तारिक मिलकर एक ड्रग का बिजनेस शुरू करते हैं जिसके लिए उन्होंने कार्टेल से हाथ मिलाया होता है, लेकिन वसीम इस चीज से अग्री नहीं करता। अब ये जो कार्टेल वाली इन्फो है इसको याद रखना, बिकॉज आगे वीडियो में ये काफी वाइटल है। अब वसीम का मर्डर विक्टर के सामने होता है, लेकिन सिंस विक्टर अंधा होता है तो वो नहीं देख पाता कि रसल ही कातिल है। लेकिन रसल का परफ्यूम और उसकी कार को वो आइडेंटिफाई कर लेता है, जिसके बाद से वो फिगर आउट कर लेता है कि भाई रसल ने ही वसीम को मारा है। लेकिन इससे पहले वो ये बात किसी और को बता सकता, रसल उसको किडनैप कर लेता है और उसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में फेंक के मार डालता है। मार्को जो कि विक्टर को अपना बहुत ही अजीज मानता है, ये खबर सुनते ही इंडिया वापस आता है और विक्टर के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। इवेंचुअली टोनी मार्को को मिसगाइड करता है रसल के साथ मिलके, लेकिन इवेंचुअली मार्को को पता चल जाता है कि भाई विक्टर को रसल ने मारा है और वो ऑलमोस्ट रसल को मारने वाला होता है। लेकिन तभी टोनी विक्टर की गर्लफ्रेंड यानी ईशा को किडनैप कर लेता है, जो कि प्रेग्नेंट होती है विक्टर के बच्चे से, और उसको छोड़ने के बदले में वो जॉर्ज का सारा बिजनेस अपने नाम करने को कहता है, जिससे जॉर्ज अग्री कर जाता है, लेकिन मार्को नहीं करता और वो उल्टा टोनी को किडनैप कर लेता है और उसको रसल के अगेंस्ट एज अ लेवरेज यूज करता है और ईशा को रेस्क्यू कर लेता है। बट यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि मार्को टोनी को जिंदा नहीं छोड़ता, उल्टा उसको वो एक ट्रैप में कैद रखता है, जो कि जब रसल उसको बचाने जाता है तो वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, लीडिंग टू एन एक्सप्लोजन एंड किलिंग टोनी। एंड अब रसल जाता है हेल्प के लिए साइरस के पास, जो कि रिटेलिएट करता है एंड मार्को की पूरी फैमिली खत्म कर देता है। एंड ईशा के पेट में जो विक्टर का बच्चा होता है, जिसको वो नॉट सो प्रोफेशनल तरीके से डिलीवर करता है, उसको भी वो वहां से लेके चला जाता है। एंड मार्को गेट्स बैकअप और एक फाइनल शोडाउन होता है उसका साइरस और रसल के अगेंस्ट, जहां पर वो उन दोनों को मार डालता है और विक्टर के बच्चे को वहां से रेस्क्यू करके वहां से निकल जाता है।
अब आता है फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर हम मार्को को एक बीच पे देखते हैं, वही करते हुए जो उसने ऑलमोस्ट पूरी फिल्म में किया है, स्मोकिंग अ सिगार। आई मीन फिल्म का बजट 30 करोड़ है, उसमें से 5 करोड़ तो सिर्फ सिगार का बजट होगा। एनीवे ही इज ऑन द बीच और वो विक्टर के बेटे के साथ बैठा है, हु इज नाउ अ ग्रोन अप किड। और फिर उसी बीच पे कुछ कार्स आती हैं, जिस कार में हमें सिर्फ एक हाथ दिखता है। इन कार्स को देख के मार्को शॉक में आ जाता है एंड व्हेन ही टर्न्स बैक तो उसका भतीजा गायब हो जाता है एंड द सीन कट्स और एक पॉसिबल नए कॉन्फ्लिक्ट को स्टैब्लिश करता है, जो कि हम पार्ट 2 में देख सकते हैं। अब यहाँ शुरू होता है थ्योरी टाइम और हम जो भी अजम्पशन करेंगे, जो भी थ्योरीज बनाएंगे पार्ट 2 को लेके, वो सिर्फ और सिर्फ फैन थ्योरीज होंगी। एंड तुम सब भी यू कैन ऑल गो क्रेजी और कमेंट सेक्शन में अपने थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज बताओ मार्को के सीक्वल के लिए। अब जो सबसे पहली चीज हमको समझनी है कि भाई मार्को का जो प्लॉट है वो अपने आप में बहुत ही डिटेल या कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे, अज्यूमिंग कि भाई सेकंड पार्ट में अचानक से प्लॉट कोई बहुत ही लेयर्ड नहीं होने वाला है, बिकॉज मार्को इज एन एक्शन फिल्म। इट्स सिमिलर टू जॉन विक, जहां पर एक पेपर थिन प्लॉट को 4 पार्ट में एक्सपैंड किया गया है विद सम सब प्लॉट्स मिनिमल वाले इन बिटवीन एंड एक्शन बीइंग द मेन फोकस। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि भाई इस फिल्म का मिखेल से कोई भी कनेक्शन नहीं है, बिकॉज मिखेल में भी देयर वाज मार्को प्लेड बाय उन्नी मुकुंदन, जिसको लोगों ने अज्यूम किया कि ये जो फिल्म मार्को है ये उसी कैरेक्टर का स्पिन ऑफ है। लेकिन डायरेक्टर हनीफ आदनीनी ने खुद क्लैरिफाई किया है कि भाई इसका नाम तो मार्को है, बट ये फिल्म का वर्ल्ड डिफरेंट है फ्रॉम मिखेल और मिखेल से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो अब इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देख के हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता कि भाई आखिर ये बंदा है कौन। मार्को का रिएक्शन दिखाता है कि ये समवन जिसको मार्को पहले से जानता है। एक और छोटी सी डिटेल इस सीन में विच मेक्स थिंग्स अ बिट मोर इंटरेस्टिंग। इस सीन में अगर इस कार के डैशबोर्ड पे देखो तो एक ग्लास एनक्लोजर में इल्यूमिनाटी जैसा सिंबल है, बट ये एक्चुअली में इल्यूमिनाटी है नहीं। इस सिंबल का कनेक्शन मार्को की फैमिली से है, बिकॉज फिल्म में एक पॉइंट पे हम इस सेम सिंबल को जॉर्ज के घर में देख सकते हैं, जिसपे लिखा है कैब्रल एंड यहाँ पर भी हम कैब्रल लिखा हुआ देख सकते हैं। अब ये सिंबल एग्जैक्टली क्या है वी डोंट नो, माइट भी ये जो पूरा गोल्ड सिंडिकेट है उसका सिंबल हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल श्योर है इस सिंबल को देख के कि यहाँ पर जो ये बंदा है इसका इस गोल्ड सिंडिकेट से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अब जो सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी आती है कि भाई आखिर ये कौन हो सकता है, तो दैट इज कि भाई ही कैन बी समवन रिलेटेड टू टोनी, क्योंकि मार्को में टोनी वन ऑफ द मेजर राइवल्स था एंड आइजैक फैमिली के 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स को मार्को ने मौत के घाट उतारा है, टोनी, रसल एंड साइरस। तो यहाँ पर वो टोनी का भाई हो सकता है, बिकॉज फिल्म में कहीं पर भी ये चीज क्लियर नहीं करी गई है कि टोनी की फैमिली में सिर्फ और सिर्फ साइरस और रसल है। कोई भाई हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, ही कैन बी एनीवन क्लोज टू टोनी एंड सिंस टोनी वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द सिंडिकेट, तो ये चीज एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर उसके पास ये सिंबल क्यों है एंड ही इज आल्सो वेयरिंग अ सिमिलर रिंग जैसा कि टोनी पहनता था। सो यहाँ पर ये जो भी है अगर टोनी से रिलेटेड है तो वो बदला लेने आया है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा एक्टर इस रोल में कास्ट होना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मेरे हिसाब से आई थिंक इट शुड बी टोबिनो थॉमस। दूसरी पॉसिबिलिटी आती है कि माइट बी दिस कैरेक्टर हैज समथिंग टू डू विद एक्टर रियाज खान, क्योंकि इस फिल्म में एक्टर रियाज खान का रोल था बट इट वाज कट आउट, तो हो सकता है उससे कोई रिलेशन हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी आती है द ड्रग कार्टेल। मैंने कहा था याद रखना। तो जब फिल्म की स्टार्टिंग में वसीम विक्टर को बताता है कि भाई तारिक ने कार्टेल से हाथ मिला लिया है, तो विक्टर बहुत ही स्पेसिफिकली बोलता है वो ड्रग कार्टेल। अब फिल्म में हमें कोई ऐसा ड्रग कार्टेल तो नहीं दिखाया गया है, तो रसल जो कि गोल्ड सिंडिकेट के एक मेंबर का बेटा था वो इस ड्रग कार्टेल का हिस्सा था एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इस पूरे गोल्ड सिंडिकेट में कोई और मेंबर भी हो सकता है जो कि इस ड्रग बिजनेस से एसोसिएटेड हो, और ये वही हो सकता है जो कि इस गोल्ड स्मगलिंग के सिंडिकेट में ड्रग का धंधा भी ऐड करना चाहता है। फोर्थ इज अ वेरी क्रेजी पॉसिबिलिटी कि भाई ये मार्को की फैमिली से कोई हो सकता है, क्योंकि देखो ये सिंबल इस कार के अलावा हमने सिर्फ जॉर्ज के घर में देखा है। सो इट कैन बी पॉसिबल कि मार्को की ही तरह पीटर डी मार्को किसी और का भी गॉडफादर हो, किसी और को भी अडॉप्ट किया हो, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट ना हो एज मार्को, या माइट भी कोई इललेजिटिमेट सन भी हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये लोग दूध के धुले तो है नहीं, तो हम यहाँ पर ये चीज अज्यूम कर सकते हैं। एंड अब सिंस यहाँ पे जॉर्ज की पूरी फैमिली साफ हो चुकी है, तो ये बंदा आया होगा सब कुछ हथियाने। अब सवाल आता है कि भाई सीक्वल में चीजें कैसे प्ले आउट हो सकती हैं विद दिस न्यू विलन। अब यहाँ पर मैं जो भी कहने वाला हूँ तुम इसको कह सकते हो कि लाइक ये कोई फैन थ्योरी है, लाइक मेरी अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी पॉसिबिलिटी है कि मैं कैसे चाहता हूँ या अज्यूम कर रहा हूँ कि चीजें प्ले आउट हो सकती हैं, तो इसको फैन थ्योरी की तरह देखना और एंजॉय करना। अब एक चीज तो क्लियर है कि ये जो नया विलन है ये साइरस या मार्को की तरह वॉयलेंस से ना खेल के दिमाग से खेलने वाला बंदा है, क्योंकि अगर उसको सिर्फ खून चाहिए होता तो वो सीधा मार्को को खत्म कर देता, लेकिन उसने विक्टर के बेटे एके मार्को के भतीजे को किडनैप किया, समथिंग हु इज डियर टू मार्को। तो इसका मतलब यहाँ पर ये विक्टर के बेटे को एज अ लेवरेज यूज करने वाला है अगेंस्ट मार्को। लेकिन क्यों? वेल हमको पता है कि मार्को इज अ किलिंग मशीन, सो ये विलन मार्को को धमका के अपना कोई भी काम उससे करवा सकता है विदाउट गेटिंग हिज ओन हैंड्स डर्टी। जिस तरह से टोनी फिल्म में जॉर्ज को मैनिपुलेट करता है अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए, वो सेम चीज यहाँ पर ये विलन कर सकता है मार्को के साथ कि भाई इन सारे लोगों को मारो जो मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज तुम्हारा भतीजा मारा जाएगा। अब मार्को को मजबूरन एक किलिंग स्प्री पे जाना
जाना पड़ेगा और लोगों को मारना पड़ेगा टू एंश्योर कि उसका भतीजा सेफ रहे, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है मार्को के लिए, बिकॉज वो ऑलरेडी अपने भाई को खो चुका है और अब उसके बेटे को बचाने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जाने को रेडी होगा, जिसका फायदा ये विलन उठाएगा। माइट भी वो मार्को का यूज करे इस पूरे गोल्ड सिंडिकेट को हथियाने के लिए, जिसके लिए वो इस सिंडिकेट से जुड़े हुए लोगों को भी मार्को के हाथों मरवा सकता है। लाइक आई लिटरली विश कि इस बार ऐसा विलन आए जो कि ब्रॉन्ज ना हो के ब्रेन ज्यादा हो, जो फिजिकली मार्को को चैलेंज ना करे लेकिन बिना एक खून का कतरा बहाए मार्को की नींदें उड़ा दे। और ये विक्टर के बेटे को किडनैप करने वाला एक ऐसा क्रूशियल एंगल बन सकता है जिससे कि मार्को एस्केप भी नहीं कर सकता, और इस मजबूरी में आके वो मार्को के हाथों किसी को भी मरवा सकता है, अपना कंपटीशन क्लियर कर सकता है, अपने राइवल्स को खत्म कर सकता है। अब ऑब्वियसली मार्को हीरो है तो विलन को मार ही देगा, लेकिन इस चीज को भी फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं, जहां विलन को तो मार्को मार देगा लेकिन फिर उसको रियलाइज होगा कि विलन ने उसके हाथों काफी डैमेज करवा दिया है, विच हैज इनवाइटेड अ लॉट ऑफ एनिमीज फॉर मार्को, लाइक वो ड्रग कार्टेल, वो गोल्ड कार्टेल और कोई और गैंग या मेंबर्स या कोई और लोग हो सकते हैं विच आर ऑन टू मार्को नाउ एंड दे वांट टू फाइंड एंड किल हिम। क्योंकि मार्को बिना किसी कॉन्सिक्वेंस का सोचे सिर्फ विलन के इशारे पे चल रहा था टू एंश्योर कि भाई उसका भतीजा सेफ रहे, और उसको इस बात का एहसास नहीं था कि विलन उससे जो भी करवा रहा है इट विल इनवाइट नथिंग बट केओस। लाइक वही वाली बात कि भाई विलन मर के भी जीत गया एंड नाउ मार्को नीड्स टू किल एंड सर्वाइव इन सारे दुश्मनों के अगेंस्ट अकेले, जिसको एक थर्ड पार्ट बना के एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक अगर देखा जाए तो इस तरीके से हम जॉन विक लेवल की एक फ्रेंचाइज यहाँ पर क्रिएट होते हुए देख सकते हैं। एंड जस्ट लाइक जॉन विक मार्को को भी एक हेरोइक डेथ दे सकते हैं एंड में कि भाई मार्को अपने भतीजे के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर ले या मारा जाए, एंश्योरिंग कि भाई उसका भतीजा आने वाले टाइम में एक सेफ और सिक्योर लाइफ जिएगा। क्योंकि पोटेंशियल तो है इस फिल्म में टू बी अ गुड एक्शन सीरीज, क्योंकि जिस लेवल का एक्शन इस फिल्म में दिखाया गया है इट इज ऑलरेडी अ बेंचमार्क, और अगर थोड़ी सी अच्छी राइटिंग के साथ इस सीरीज को एक्सपैंड करें तो भाई ये एक माइलस्टोन हो सकता है एक्शन जॉनरा में, इंडियन सिनेमा में। क्लियरली जहां हम जॉन विक जैसी सीरीज की बात करते हैं उसको राइवल करने के लिए हमारे पास भी अपनी एक सीरीज हो सकती है। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है स्पॉइलर टॉक वीडियो। बाकी अपनी थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। Till then, this is our Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.